भारत माता की, भारत माता की। एकलिंग नाथ जी की, श्री नाथ जी की, मनसापूर्ण गणेश जी की, बटेश्वर महादेव जी की, पंचेश्वर महादेव जी की, अम्मा माता की, हनुमान जी महाराज की, आदिशक्ति माता की, हुलाब माता की, भगवान अजीत नाथ जी की, भगवान आदिनाथ की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, आप सभी की। आज के इस झाड़ौल विधानसभा के बीड़ा गांव के रात्रि चौपाल में मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोक लाडले विधायक, कैबिनेट में मेरे साथी, जनजाति क्षेत्रीय एवं गृह रक्षा विकास विभाग के मंत्री सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी रावत साहब, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, विधायक गोगुंदा प्रताप लाल जी, देहात के जिला अध्यक्ष पुष्कर जी तेली, पूर्व देहात के जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह जी झाला साहब, जिले के प्रभारी मोतीलाल जी मीणा साहब, मंडल के अध्यक्ष शंकरलाल जी गायरी साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवर सिंह जी पवार साहब, पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री विश्व विजय सिंह जी झाला साहब और इस गांव के सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, किसान भाइयों, युवा साथियों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि झाड़ौल विधानसभा के बीड़ा गांव के आप सभी के दर्शन करने का मुझे लाभ मिला है। काफी समय से मैं झाड़ौल विधानसभा आने की मेरे मन की इच्छा थी। कई बार कार्यक्रम कैंसिल हुए, लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र भगवान की कृपा भी हो रही है। मैं जब जैसे ही उदयपुर एयरपोर्ट पर आया तो बारिश हो रही थी। मैं कार्यक्रम में पहुंचा, वहां से निकला, जैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई। जब मैंने हेलीकॉप्टर वाले से बात की और उन्होंने बताया कि साहब बादल पूरी तरह से झुक रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, तो मैंने कहा भले हेलीकॉप्टर उड़े नहीं उड़े, मुझे तो बीड़ा पहुंचना ही पहुंचना है। और मैं देख रहा हूं कि भगवान बंसी वाले की कृपा हो रही है, क्योंकि मित्रों मैं जानता हूं ये क्षेत्र पशुपालन और खेती का क्षेत्र है। ये क्षेत्र में पता है छोटी छोटी जोत वाले किसानों का क्षेत्र है, और जब बारिश होती है तो किसानों का चेहरा खिल जाता है। आज मैं देख रहा हूं कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि मैया तो बरसे भले राम करे सो हो है। यही कहावत है ना हमारी। बारिश अच्छी आती है तो उससे समृद्धि भी आती है। और मैं किसानों के बीच में, हमारी माता बहनों के बीच में, पशुपालकों के बीच में, मजदूर भाइयों के बीच में और मेरे युवा भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं।
4 जातियां हैं, अगर उनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का भला होगा, मेरे प्रदेश का भला होगा, मेरे देश का भला होगा। मित्रों, ये हमें समझना होगा, क्योंकि इस वोट की राजनीति ने 70 साल में लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया था। वोट की राजनीति ने एक दूसरे के प्रति नाराजगी प्रकट करा दी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 4 जातियां बताई हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर उनका उत्थान होगा तो हर व्यक्ति का उत्थान होगा, प्रदेश का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। मैं आज आपके बीच में, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वोट हो उसके लिए मैं आया हूं, कि मैं आपके बीच में लगातार जो मैं ग्राम चौपालों के माध्यम से जा रहा हूं, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिलाओं का उत्थान कैसे होगा, हमारे किसानों का उत्थान कैसे होगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मजदूर हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। हम इसलिए हमारी ग्राम चौपाल के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हम सारी बातों को जानते हैं, लेकिन मैं एक किसान और किसान का बेटा होने के नाते मैं इतना बता सकता हूं कि मेरे किसान से ज्यादा, मजदूर से ज्यादा, मेरी गांव की महिला से ज्यादा, मेरे गांव के युवा से ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्यों वो दिन रात उन सारी चीजों को देखता है और वो भुगतता है। और इसीलिए हमने बजट के समय पर महिलाओं का दल अलग बुलाया कि महिलाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, युवाओं का दल अलग बुलाया कि युवा हमसे, हमारी सरकार से क्या चाहता है, किसानों को अलग बुलाया कि किसान हमसे क्या चाहता है, किसान कैसे समृद्धि की ओर बढ़ेगा, उन्होंने हमको सुझाव दिए। इसी तरह हमने हमारे मजदूरों को, पशुपालकों को, सभी को हमने बुला करके बजट में उनके प्रावधान लिए और उन्होंने जो बताए, उन्होंने जो सुझाव दिए, हमने उनको बजट में शामिल करते हुए जनता के सामने रखा और उसका बजट भी हमने दिया है। राजनीति ऐसे ही नहीं करते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी है तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2.5 साल पहले जब आपने हमारी सरकार को चुना था, हमारी पार्टी के लोगों ने जो आपसे वायदा किया था, हमारी सरकार आने के बाद हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। आज मेरा ये संवाद, वैसे मैं ग्राम चौपाल में अलग तरह से करता हूं, लेकिन बारिश का मौसम है, एक साथ सब आए हैं, तो मेरे को विषयवार एक बार मैं आपसे सभी से संवाद करूंगा। पहले मैं माता बहनों से संवाद करता हूं, उसके बाद किसान और पशुपालकों से संवाद करता हूं, उसके बाद में मेरे युवा भाई बहनों से संवाद करता हूं, क्योंकि उनके मन की बात अगर हमारे पास आती है तो हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि हमारे उन कामों को हम पूरा करें। और आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे सामने माता बहनें बैठी हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। क्यों? हमारी संस्कृति में हमारी माता बहनों को सबसे पहले रखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार, आप देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से ही महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपके बीच में हमारी बहनें हैं, उनके मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगा कि उनकी क्या स्थिति थी, उनके जीवन में बदलाव कैसे आया है, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आई है। और जो बहनें हमारी सुनेंगी आपके माध्यम से, राजस्थान की हमारी सभी बहनें सुनेंगी, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि माता बहनों आगे निकलो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो,
हमारी माता बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए तत्परता से खड़ी है, आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए। भाइयों, आपने देखा होगा 2014 में हमारी सरकार बनी थी, केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार, आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया। सबसे पहले उन्होंने, आपने देखा होगा कि अगर देश के अंदर महिला और पुरुष लिंग अनुपात में कितनी कमी हो गई थी, महिलाओं की संख्या कम हो गई थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया कि नहीं दिया? सबसे पहले दिया कि नहीं दिया? क्या 70 साल में किसी ने सोचा था कि हमारा ये लिंग अनुपात कम हो रहा है, इससे सामाजिक बुराई पैदा होती है, समाज में विसंगतियां पैदा होती है? किसी ने ध्यान दिया क्या? अगर ये ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी लगभग बराबर आ गई है। महिला और पुरुषों की संख्या बराबर आ गई है। हमारी माता बहनों के जो अनुपात में कमी थी, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग बराबर वो आ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब गांव के, मैं भी गांव से आता हूं, और मैंने देखा है गांव में किस तरह का काम होता था। हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी, शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह जल्दी जग करके शौच के लिए जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा होती थी उनको। क्या माता बहनों की इस पीड़ा को किसी ने ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। क्या इससे पहले वो पीड़ा नहीं थी? जो सरकार थी, उन सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आप कहोगे और भी है। ये बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें जब माता बहनें खाना बनाती थी तो कैसी दिक्कत आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? ईंधन को लाते थे कहीं से, जंगल से बीन करके, और सबसे सुरक्षित जगह में रखते थे, नहीं रखते थे? कहीं गीला नहीं हो जाए। खाना कैसे बनाएंगे, खाना कैसे बनेगा? होता था कि नहीं होता था? माता बहनें मेरी बुजुर्ग बैठी है, होता था कि नहीं होता था? आप कैसी व्यवस्था करती थी? करती थी कि नहीं करती थी? ईंधन गीला हो जाता था, फिर कंडे से काम चलाती थी। चलाती थी कि नहीं चलाती थी? कभी कभी तो ऐसा होता था कि ईंधन गीला हो जाता था, अब चपाती नहीं बन पाती थी, चूल्हा नहीं जल पाता था, तो कंडा में लगा करके और वो बाटी बनाती थी कि नहीं बनाती थी? उसी को खाती थी कि नहीं खाती? इतना काम होता था। और अगर चूल्हा जला भी लेती थी तो फूंक देते कितनी परेशानी आती थी। वो फूकनी में फूंक देते थे, फूकनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? है घूंगरी है तो फूकड़ी, उंगली, तो उसमें फूंक देते क्या स्थिति होती थी? कितने आंख में आंसू आता था, और उसमें धुआं जाता था, जाता भी नहीं जाता था? तो इससे मुक्ति किसने दिलाई? किसने दिलाई? किसने दिलाई? तो गैस का सिलेंडर देके इसकी अगर मुक्ति दिलाई तो प्रधानमंत्री जी ने दिलाई। और मैं कभी कभी यह भी देखता था, क्यों, मैं तो आपका जैसा ही गांव है, माता बहनें खाना बना के दोपहर में चौका बर्तन कर देती थी, उस पर कर देती थी ना, चूल्हा पे साफ करके उसकी राख निकाल के उस पर लगा देती थी, पोंछा वगैरह लगा करके, पोता लगा करके। और जब भी कोई रिश्तेदार आ जाता था तो आपको मन ही मन में क्या होती कि अभी तो पोता लगाया है, अभी चौका लगाया, अभी ये और आ गया, चाय और बनानी पड़ेगी। होता था कि नहीं होता था? अब आप क्या करती हैं, आता नहीं, उससे पहले तो चाय बन जाती है,
तुरंत गैस चलाई और चाय बना दी। ये फायदा किसने दिया? किसने दिया? तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उज्ज्वला के माध्यम से जो गैस की टंकी मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो महिला उत्थान के लिए, महिलाओं की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने काम किया। अब एक बात और बताइए मेरे को, पानी कहां से लाते थे तुम? हैं? कुएं से लाते थे ना? कुएं से, और वहां से पानी लाते कि नहीं लाते? और सिर पर कितने मटके होते थे? कम से कम थे 2 तो। अगर कोई ज्यादा परिवार वाला होता था तो किसी बहन से कहते थे एक और रख दे मेरे ऊपर। 3 लाते थे कि नहीं लाते थे? 3 लाते थे ना? तो और कोई बड़ा परिवार होता था तो एक बहन तो उसी में लगी रहती थी, पानी लाने में परेशानी होती थी ना। अब घर घर नल लगवा करके ये काम फायदा किसने दिया है? ये किसने किया? ये किसने किया? किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने। अब माता बहनों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और अब भी लगातार प्रधानमंत्री जी माता बहनों की चिंता करते। अभी आपने देखा हमारी बहनें हैं बैठी हैं, इनकी साइकिल कौन देता है? छोटी बेटियों को 10वीं तक को साइकिल कौन देता है? मोदी जी देते हैं। 12वीं कर लेते हैं तो स्कूटी कौन देता है? अगर उनकी पढ़ाई का फीस कौन देता है? उनकी पढ़ाई की किताब कौन देता है? अब बताइए, अभी तो कल मैंने 250 करोड़ रुपए 40 लाख विद्यार्थियों को कल ही ड्रेस के लिए डीबीटी की है जो उनके खाते में पहुंच गई। अब ड्रेस भी मोदी जी देते हैं। अब आप माता बहनों बताओ मेरे लिए कि कितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों के लिए किया है। अब आइए, इलाज फ्री होता है। और अभी आप देख लिए जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए मां बाबूचर योजना के माध्यम से अगर किसी माता गर्भवती बहन को अगर किसी तरह की पीड़ा दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो तुरंत पहले क्या है हम जानते हैं साहब, गरीबी बहुत बुरी होती है। जब बीमार हो जाती थी तो आवश्यकता 1500 रुपए की पड़ती थी। 1500 भी नहीं होते हैं गरीब परिवार में, तो वो 1 दिन और 2 दिन अगर रुक जाती थी तो उसकी बीमारी बढ़ जाती थी। आज जैसे ही दिक्कत हो, मां बाबूचर योजना के माध्यम से तुरंत सोनोग्राफी होगी, जांच होगी, तुरंत दवाई मिलेगी और तुरंत उसका इलाज होगा। ये कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मां बाबूचर योजना का काम हो रहा है। ये मैंने आपको वो काम बताए हैं जो माता बहनों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आपकी शिक्षा फ्री, आपकी चिकित्सा फ्री। अब आप देखिए, अब एक बात बताइए, आपके कितनी बहनों के पास जो, क्योंकि हमारा किसान का और पशुपालन का काम होता है, तो गाय भैंस किसके पास है? हाथ खड़ा करेंगे। यहां तो सभी के पास है, अधिकतर के पास गाय भैंस है। और गाय भैंसों की कौन करता है? कौन करता है? हाथ खड़ा करो जो माता बहनें करती हैं वो। हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूं। गाय भैंसों की सेवा, रिश्तेदार आने वाले नातेदार रिश्तेदार की सेवा, बच्चों की तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, खाना भी बनाना, और जरूरत पड़े तो खेत में भी साथ जाना, खेत का काम भी करना, और पशुओं को भी संभालना। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? और पशुओं की करते भी हैं, दूध भी निकालते हैं और उनको चाय पीने के लिए देते हैं। अब आपको चाय मिलती है कि नहीं मिलती है भाई? कौन देता है चाय आपको? कौन देता है? यही देती है ना माता बहनें, बना करके देती हैं। मुझे पता है, सबसे बाद में सोती हैं और सबसे पहले जगती हैं। जगती है कि नहीं जगती हैं? सबसे पहले जगती हैं, फिर गाय भैंस को चारा डालती हैं। अब ये बताइए, डेयरी पर दूध कौन कौन देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? डेयरी है कि नहीं है? यहाँ दूध की डेयरी नहीं है? है तो दूध देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? क्यों भाई? ये भी हमारे आर्थिक समृद्धि का काम है। आप हैं? पुरुष जाते हैं, तो पुरुष हाथ खड़िए, कौन कौन जाते हैं? अरे पुरुष तो खूब जाते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं बता रहे, ये मैं बताना चाहता हूं आपके, जब आप अगर हाथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा है, उसमें हमें पता है कि पुरुष करते हैं,
हाथ बटाते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? माता बहनें करती है कि नहीं करती हैं? तो उस डेयरी पर जब आप गाय भैंस का दूध निकाल करके देने जाते हैं, पुरुष जाते हैं या आप जाती हैं, तो 5 रुपए लीटर अनुदान हम देते हैं उसमें। 5 रुपए लीटर देते हैं उसमें। 5 रुपए लीटर हमारा है। इसलिए माता बहनों से कहता हूं 5 रुपए के हिसाब से पहले निकाल लिया करो, वो आपको मिलता है। भैया आप ऐसा मत किया करो, 5 रुपए उनको दिया करो। ये माता बहनों के लिए दिन भर काम करती हैं और उसको भी आप नहीं देते हैं। देंगे ना? हाँ, ये भी करते हैं। मेरी माता बहनों, आप देखिए, आप सभी जो हमारी बुजुर्ग माएं, लगातार उनको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? उनके खाते में लगातार पेंशन आ रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि माता बहनों के उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह से काम हो रहा है, मेरी माताओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें दूसरे काम भी करने चाहिए। राजीविका के माध्यम से हमारे 21.5 लाख माता बहनों की ट्रेनिंग हो गई। 19.5 लाख माता बहनें हमारी राजीविका से जुड़ी हुई हैं। 19.5 लाख राजस्थान के अंदर माता बहनें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं इनकी संख्या और बढ़े, जिससे कि उनका उत्थान हो। और मैं उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा, मैं मेरी माता बहनें बैठी हैं आगे जो राजीविका में काम करती हैं, मैं उनसे ही, उनकी ही जबानी। इसी तरह किसानों में किसान मेरे बेटे हैं। किसानों के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार के माध्यम से कितना हम लाभ दे रहे हैं। लगातार हमारी सरकार हमारे किसान, युवा, मजदूर और माता बहनों के लिए काम कर रही है। अब मैं बहुत सारी योजनाएं ऐसी, बहुत सारी योजनाएं अगर मैं बताऊंगा, माता बहनों की बहुत सारी योजनाएं आपने देखा है कि लगातार हमारी ड्रोन दीदी, कृषि दीदी, पशु दीदी वो आएंगी, उसमें जो मैं उनको बताऊंगा। मेरा आग्रह है कि मां हमारे राजीविका की बहनें हैं, उनके मुंह से हम कुछ बातें उनकी सुनेंगे, जो उनके जीवन में जो बदलाव हुआ है, उनकी किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बदली और आज वो काम कर रही हैं। एक बार लगाइए भैया माता बहनों को, और मेरे को सूची बताइए। मैं सबसे पहले बहन गायत्री सुतार, गायत्री जी, हाँ नमस्ते, बताइए। मैं आपकी जवानी पूरे राजस्थान में बात जाएगी। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आप बीसी सखी हैं, डाटा एंट्री सखी हैं, दिव्यांग सखी हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में जो राजीविका में आने से पहले क्या था और उसके बाद क्या है, आप मेरे को बताएंगे। मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री महोदय, मैं मेरी मेवाड़ की धरती पे आपका मेरी तरफ से, मेरे राजीविका परिवार की तरफ से, जिला प्रशासन यहाँ पे है, उन सभी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम गायत्री सुथार है, मैं जाडोल से ही हूँ सर। मैं गुजरात से हूँ सर, मेरी शादी यहाँ हुई है। मैं भिलोड़ा से हूँ सर। बहुत अच्छा, देखिए दोनों राज्यों का मिलन हो रहा है। जी सर। अब तो आप यहीं की हो गई जब शादी जहाँ हो गई। जी तो। सर, मैं भिलोड़ा से थी, अब मेरी शादी गोदाना में हो गई है सर। जब मेरी शादी हुई तब मैं, उससे पहले भी मैं समूह से काम करती थी, क्योंकि मोदी जी सरकार की वजह से हमारे गुजरात में सखी मंडल पहले से ही चल रहे थे सर। तो वहाँ मैंने मेरी बहनों से मतलब बहुत सारा काम मैंने उनके साथ भी किया, और यहाँ आके मैं 3 साल तक बैठी रही थी सर। उसके बाद मैं जब समूह से जुड़ी, सीआरपी टीम आई, उन्होंने मुझे समूह से जोड़ा। फिर मुझे लिखने का काम, मैंने एमए कर रखी थी तो मुझे लिखने का काम भी दिया उन्होंने।
लिखने का काम देने के बाद वीओए का काम भी दिया। मेरे बीके की ट्रेनिंग तो मेरे पहले से थी और वीओए की ट्रेनिंग मैंने ली। उसके बाद मैंने समूह जोड़े। मेरे गांव में 4 समूह ही थे, अभी मैंने 35 समूह है टोटल मेरे गांव में। उसके बाद समूह में लिखने का काम तो कर ही थी, उसके साथ भी मैं पार्लर का भी करती थी सर। तो साथ साथ पार्लर का भी, हमारी महिलाओं को सजने का भी बहुत शौक होता है सर, तो उनको सजाने का काम भी करती थी। तो अब गुजरात और राजस्थान 2 जगह से मेरे कांटेक्ट होने लग गए। तो मैं पार्लर का करते करते मैं जो ऑनलाइन का काम है, ऑनलाइन का जो सारा काम कपड़ों का करती थी, डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें मेरे गुजरात और राजस्थान दोनों की तरफ से लोग आने लगी, तो मेरे उसमें भी मेरे इनकम होने लगी थी। उसके बाद मैं मीटिंग में गई तो सर ने बताया कि पुनर्वसन सखी का एक आया है, उसमें आप काम करोगे क्या? मैंने कहा सर मुझे दिव्यांग सखी का कोई नॉलेज नहीं है, पर कैसे करूंगी मैं काम? तो सर ने बोला आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जयपुर भेजा जाएगा। मैंने कहा मैं गुजरात भी अकेली नहीं जा पाती हूँ, तो ट्रेनिंग में कैसे जाऊंगी? फिर सर ने बोला नहीं, आपके साथ और भी महिलाएं जाएंगी, तो जयपुर जाके ट्रेनिंग करके आ जाओ, फिर आके काम करना है, अगर समझ में आए तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर ट्रेनिंग में जाके आई, उसके बाद मैंने काम शुरू किया तो गायत्री कौन है किसी को नहीं पता था सर। फिर कि कौन है ये, कि राजीविका दीदी से आती है, ये समूह में जुड़ी है, सब आसपास के गांव वाले, मतलब पूरा झाड़ोल ब्लॉक देखते थे सर। तो कौन है? तो दिव्यांग सखी है। तो दिव्यांग सखी होता क्या है? फिर बोला राजीविका ने समूह जोड़े हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी सहायता के लिए काम कर रही है। तो ठीक है। फिर हमारे सारे जो विभाग थे वो हम उनके साथ हम काम करने लगे। आंगनवाड़ी है, जो चिकित्सा विभाग है, उनके सबके कांटेक्ट नंबर हमने ले रखे। अब जब भी काम होता तो वो कौन है, वो राजीविका दीदी वाली है ना, वो मेडिकल बना देगी आपका। हाँ, वो राजीविका दीदी वाली गायत्री दीदी है, वो आपका बस पास बना देगी। ऐसे करके हमने, हमारे जो दिव्यांग लोग थे उनके हमने 150 समूह यहाँ पे बनाए थे। 150 समूह बनाने के बाद उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पूरा हो गया सर। अब क्या करें? अब सर्टिफिकेट सारे उधर के थे, तो RSCIT करनी थी, क्योंकि जो डेटा सखी का काम था उसके लिए डेटा एंड ऑपरेटर का काम होता है। अब वो ही नहीं आएगा तो कैसे काम करोगे? फिर डेटा एंट्री का मैंने सीखा RSCIT से। उसके बाद मैंने मेरा जो भी आधार कार्ड वगैरह थे वो सारे चेंज करवा के और मैंने यहाँ के बनवाए। मूल निवास भी बनवाना पड़ा क्योंकि मैं गुजरात से थी, तो मूल निवास जरूरी है सर। उसके बाद मैंने डेटा सखी का काम किया सर। मैं डेटा सखी के काम से सारा पूरे ब्लॉक का मेरे पे काम, मतलब सर देते थे कि आप अच्छा काम करते हो दीदी, तो आप काम कर लो। तो मुझे MT भी बना दिया। MT बनाने के बाद आज मैं इतना मतलब आराम से रहती हूँ, सब महिलाओं के साथ भी जाती हूँ, बहुत कुछ बताना भी है। और आज इंद्रदेव भी, मतलब बारिश भी इतनी अच्छी सी हो रही है, महिलाएं भी आज आके बैठी है, और मैं आज यहाँ आई हूँ ना, मैं सच में बहुत खुश हूँ सर। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। मैं मोदी जी को भी मिलने गई थी, उस टाइम मुझे मिलने का मौका नहीं मिला था, बट यहाँ पे आई, आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। वो हमारे राजीविका की देन है, क्योंकि राजीविका में जुड़ने से मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। आज मैं लखपति दीदी कहलाती हूँ। सब बोलते हैं हाँ ये पता नहीं कितना पैसा कमाती है, इतना कहाँ से लाती है। हाँ, हमारे मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दे रखी है हमको कि हमको कहीं पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बटन दबाया और गैस चालू,
लेके आओ, बस खाना बनाओ और फ्री, फिर कहीं भी काम पे जाना है जा सकते हो। बाकी चूल्हा जलाना पड़ता तो दिक्कत होती थी सर, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही हो जाता था सर। आज मैं मेरे खुद का जो अटल पेंशन है वो भी मैंने करवा के रखा है, क्योंकि सर अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, फिर पता नहीं तो मैंने मेरा अटल नाम है आनंद, उसमें मैं लिखने का काम करती थी। और इस समूह के गठन से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैं 8वीं पास थी। उसके बाद समूह से जुड़ने के बाद मैंने समूह से लोन लेके और खर्चा करके और मैंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे 100-200 रुपये भी घर देने वाले नहीं थे। मेरे परिवार बिल्कुल गरीब था। पहले सबसे बड़ी मैं ही थी, इसलिए मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं था। तो मैंने राजीविका से जुड़ने से पहले 10वीं और 12वीं पास करके और राजीविका में 1-2 समूह बने थे, सीआरपी टीम आके। उसके बाद मैंने 16 समूह और बनाए। उसका 16 समूह को मैं ही देख रेख करती हूँ, वो 16 एसएचजी। उसके बाद मैंने पशु सखी की भर्ती थी, उसमें मैं उदयपुर ट्रेनिंग में गई थी। उसका मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद मैंने 2 साल पशु सखी में काम किया था। पशु सखी में काम करने के बाद मैंने खुद ने बकरी पालन किया था। समूह से लोन लेके 40,000 देवगढ़ से मैंने बकरी खरीद के लाके 2 साल मैंने बकरी के साथ काम करके और 1 साल की इनकम मेरे 1,20,000 की इनकम हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। उस पैसे से मेरे ट्यूबवेल करवाई थी। पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी और पीने के लिए मैं दूसरे कुएं से निकाल के लेके आ रही थी। और मेरे परिवार में 4 सदस्य थे और पढ़ने की लाइट भी नहीं थी। मेरे पति, उसके पापा नहीं थे, तो बिल्कुल गरीबी स्थिति। वो बकरी पालन करके घर भी नहीं था रहने का। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करके बकरी पालन और उसके साथ मुर्गी पालन भी की। और 1 से 7 महीने मुर्गी पालन करके एक मुर्गे की इनकम 1100-1200 में बेचकर मैंने मुर्गी पालन भी 3-4 साल तक की। अभी भी मुर्गी पालन कर रही हूँ। उसके बाद 2 साल पशु सखी में काम करके और लखपति दीदी के सुने थे। उसके बाद 80 परिवार के साथ मैंने काम किए थे। उस सदस्य के साथ काम किया, उसी महिला के साथ जैसे मैंने काम किया और छोटे रोजगार करके तो उन्हीं महिला को भी मैंने मेरे गांव में सभी महिला को दुकान के बारे में और पशु के बारे में और बकरी पालन के बारे में सभी को सिखाया। और जैसे मैं काम कर रही हूँ उसी के लेवल से मैंने दूसरी महिला को भी सुनी गई। मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। अब कितना कमा लेती हो ये बता के जाओ, बैठो। अब कितना कमा लेती हो आप? मेरे महीने के है सर 17-18 हजार रुपये मैं खुद कमाती हूँ। वाह, घर बैठे। बहुत अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं सर। अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, एक 8वीं में है और एक 4वीं में है। बहुत अच्छा। अब आप देखिए, मैं आपके यहाँ की बहनें हैं मित्रों, आप देख रहे हैं। बहन कह रही थी कि मेरे जीवन में कुछ नहीं था, मैं उस गरीबी से निकल करके आई हूं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि वो 80 बहनों को साथ लेकर के इस राजीविका से जोड़ करके